मेरा नाम जिया है और आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। झारखंड में 15 साल की लड़की हाई स्कूल करते ही अपना क्लिनिक खोलकर बैठ गई थी, लेकिन वो वहाँ सिर्फ आदमियों का ही ऑपरेशन करती थी। लेकिन किस चीज़ का ऑपरेशन करती थी, इसके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये जो कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आज से काफ़ी साल पुरानी है, जब ज़माना नया नया एडवांस हो रहा था। टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा किसी को पता भी नहीं था, मगर फिर भी बहुत सारे परिवार ऐसे थे जहाँ पर रस्म रिवाज की पाबंदी ऐसे की जाती थी कि लड़कियों का दम घुटने लगता था। लड़कियों पर रोक टोक की जाती थी, उनको ज़्यादा घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था और ना ही उनको अच्छी शिक्षा दी जाती थी, बल्कि लड़कियों को घर में चूल्हा चौका करने के लिए छोड़ दिया जाता था। मैं भी झारखंड के ही एक ऐसे परिवार से थी जहाँ पर रिवाज के नाम पर बहुत सख्ती की जाती थी। मेरे पिताजी ने अपने पुराने रस्मों रिवाज को मद्देनजर रखते हुए हम बहनों को घर बैठा दिया था। हमारे पिता का कहना था कि हमारे खानदान में लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती, घर से बाहर निकलने वाली लड़कियों को गलत समझा जाता है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मेरे हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर आए थे। वैसे तो हर साल ही रिजल्ट में मेरे अच्छे नंबर आते थे। मैं आगे और पढ़ना चाहती थी। मैंने आगे पढ़ने के लिए अपने पेरेंट्स से कहा, तो ये बात सुनकर उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि मैं बिना जवाब सुने ही उनके जवाब को समझ गई थी और खामोश होकर स्कूल से उठ गई थी, क्योंकि ज़माना इधर का उधर हो सकता है, लेकिन मेरे पिताजी नहीं मानेंगे। मेरी माँ ने बाद में मुझसे कहा कि तुम्हें अपने पिता का जवाब पहले से ही पता था, तो तुम्हें सवाल करने की ज़रूरत ही क्या थी। मैंने गुस्से में आकर अपनी माँ से कहा, माँ, ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन आप सब लोग तो पुराने ज़माने में ही जी रहे हो। लड़कियाँ पढ़ लिख कर दुनिया के हर कोने में अपना नाम बनाना चाहती हैं और किसी काबिल बन रही हैं, और एक आप लोग हो कि आज न जाने किस सदी में जी रहे हो। मेरी खुद की दोस्ती भी स्कूल से इंटर करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेंगी, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे इंटर तक नहीं करने दिया। और मुझे पता है कि हमारे पिताजी ने हमें हाई स्कूल तक भी क्यों पढ़ाया, ताकि कल को अगर कोई रिश्ता आए तो पिताजी गर्व से ये कह सके कि मेरी बेटियां अनपढ़ नहीं हैं, हाई स्कूल तक पढ़ी हुई हैं। हम 3 बहनें थे और तीनों बहनें पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे। एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था, मगर दोनों ऐसे रोब झाड़ते थे जैसे हमें कच्चा खा जाएंगे। पिताजी के साथ साथ वो भी हम पर रोक टोक करना अपना फर्ज समझते थे। मुझे अपना घर बहुत बुरा लगता था, क्योंकि इस घर में बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी, बल्कि औरतों को कैद करके रखा जाता था। अपने घर का माहौल मुझे किसी पिंजरे से कम नहीं लगता था। इसीलिए मैं जब भी देखती थी कि मेरे पिताजी या भाई घर पर नहीं हैं, तो मैं अपने कमरे की खिड़की से कूदकर अपनी फ्रेंड के घर चली जाती थी। मेरी फ्रेंड के घर का माहौल काफ़ी फ्री था। बहन भाइयों में भी आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी और बहुत ज़्यादा प्यार भी था। वो भाई बहन अक्सर आपस में हंसी मजाक करते रहते थे, इसलिए मुझे अपनी फ्रेंड पिंकी के घर जाना बहुत पसंद था। उसके पिता तो दूसरे शहर में काम करते थे, मगर रोज़ अपने बच्चों से फ़ोन पर बात किया करते थे, जबकि मेरे पिताजी को तो हम बहनों का अपनी फ्रेंड्स के घर भी जाना पसंद नहीं था, इसलिए मुझे उनसे छुपकर जाना पड़ता था। उसी टाइम अगर पिताजी घर पर आ जाते थे और मेरे बारे में पूछते थे, तो मेरी बहनें बात को संभाल लिया करती थी। पिताजी से कोई ना कोई बहाना बना देती थी। इसी वजह से पिताजी का ध्यान ज़्यादा मुझ पर नहीं जाता था। उसके बाद हम तीनों बहनें बाद में खूब हंसते थे कि पिताजी को तो पता ही नहीं चला। एक दिन जब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई तो मेरी फ्रेंड कहने लगी, जिया, तुम्हें हमारे क्लास में नीतू याद है, जिसने हाई स्कूल के पेपर हमारे साथ दिए थे? मैंने कहा, हाँ याद है, क्यों, क्या हुआ उसे? तो वो कहने लगी, तुम्हें उसके बारे में एक ऐसी खबर बताऊंगी जिसे सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। इस नीतू ने हाई स्कूल करते ही अपना क्लिनिक खोल लिया है, जहां पर वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करती है और ऑपरेशन भी करती है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं उसे क्लिनिक खोले हुए। ये सुनकर सच में मेरे होश उड़ गए थे कि हाई स्कूल करके वो लड़की क्लिनिक कैसे खोल सकती है। मैंने कहा, पिंकी, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। तो पिंकी कहने लगी, यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, लेकिन ऐसा करते हैं कि किसी दिन जाकर देख कर आते हैं। मैंने कहा, सॉरी यार, मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते। तुम्हारे घर पर भी मैं बड़ी मुश्किल से आती हूँ, तुम्हें तो सब कुछ पता ही है। पिंकी कहने लगी
किसी दिन अगर तुम्हारे भाई और पिताजी घर से बाहर किसी काम के लिए जाएं, तो हम जल्दी से जाकर उसका क्लिनिक देखकर आ जाएंगे। मैं राजी हो गई थी। 2-3 दिन के बाद जब मेरे पिताजी और भाई किसी काम के लिए घर से बाहर निकले, तो मैंने अपनी बहनों से कहा कि माँ को मत बताना, मैं जल्दी ही घर पर वापस आ जाऊंगी। मैंने और मेरी फ्रेंड पिंकी ने अपने चेहरे को छुपाने के लिए मास्क लगाया हुआ था और दूसरे मोहल्ले की तरफ चलने लगे। हम दोनों को ये जानने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट इसीलिए आ रहा था क्योंकि नीतू एक आम सी स्टूडेंट थी। अगर वो क्लास की टॉपर या फिर इंटेलिजेंट लड़की होती तो हम ये बात मान भी लेते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। 1 साल पहले उसके हाई स्कूल की मार्कशीट मेरे साथ ही आई थी और उसके मुझसे काफ़ी नंबर कम थे, तो फिर न जाने वो कैसे क्लिनिक खोलकर बैठ गई थी। ये तो बड़ी हैरत की बात थी। हम दोनों बातें करते हुए जल्दी ही दूसरे मोहल्ले पहुंच गए थे। इससे पहले कभी हमने नीतू का घर नहीं देखा था, बस सुना ही था। इसीलिए जब हमने एक औरत से नीतू के क्लिनिक का एड्रेस पूछा तो उसने हमें क्लिनिक का रास्ता बता दिया था। क्लिनिक देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि क्लिनिक बहुत स्टैंडर्ड और आलीशान तरीके से बना हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था कि इस पर खूब सारे पैसे खर्च किए गए होंगे। मेरी फ्रेंड पिंकी ने कहा, ये नीतू तो बड़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, जबकि स्कूल टाइम पर तो वो अपनी फीस भी टाइम पर नहीं दे पाती थी, तो फिर ये इतना महंगा और आलीशान क्लिनिक इसका है या फिर किसी और का। ये सब देखकर हैरान तो मैं भी बहुत हुई थी। मैंने पिंकी से कहा कि चलो अंदर चलकर नीतू से ही पूछते हैं। मैं और पिंकी क्लिनिक के अंदर जाने लगे तो वहां पर मौजूद औरत हमसे कहने लगी, तुम लोग अंदर नहीं जा सकती, ये क्लिनिक सिर्फ मेल पेशेंट के लिए ही है, फीमेल पेशेंट के लिए नहीं, इसलिए आप लोग यहाँ से चली जाओ। मैं और पिंकी ये बात सुनकर दंग रह गए थे कि ये क्या बात हुई भला, यहाँ पर सिर्फ मर्दों का ही इलाज होता है। अभी हम दोनों क्लिनिक के दरवाजे पर खड़े हुए ये बात सोच ही रहे थे कि मुझे सामने से मेरे पिताजी आते हुए नजर आए। मेरा तो शरीर कांपने लगा था। मैंने पिंकी से कहा, मुझे कहीं छुपा दो, पिताजी ने अगर मुझे देख लिया तो वो मेरी जान ले लेंगे। पिंकी ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और हम एक दीवार के पीछे छुप गए थे। मुझे लगा कि मेरे पिताजी को पता चल गया है कि मैं घर से बाहर हूँ, इसलिए वो मुझे लेने के लिए आए होंगे। मगर ये देखकर मेरे होश उड़ गए जब मैंने अपने पिताजी को उस क्लिनिक के अंदर जाते हुए देखा। ये नज़ारा देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गई थी कि मेरे पिताजी को आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जो वो इस क्लिनिक में चले आए थे। मैं इस बारे में सोच ही रही थी, तभी अचानक पिंकी ने कहा कि चलो यहाँ से, किसके इंतज़ार में हो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें आकर यहाँ से लेकर जाएं। मैंने पिंकी से कहा, तुमने देखा, पिताजी अभी क्लिनिक के अंदर गए हैं। वो बड़ी मासूमियत से कहने लगी, तो क्या हो गया, अंकल की तबीयत खराब होगी, इसीलिए वो उस क्लिनिक में चले गए होंगे। अब क्लिनिक खुल गया, इसलिए हमारे इलाके के आदमियों का तो फायदा हो गया। उन्हें अब दूर किसी अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी और सारा इलाज यहाँ इस क्लिनिक में हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद मैं पिंकी के साथ घर वापस आ गई थी और आते ही मैंने पिताजी का इंतज़ार करना शुरू कर दिया था, मगर वो पूरे 4 घंटे बाद घर वापस आए थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि पिताजी घर आते ही पहले पानी मांगेंगे ताकि वो दवाई खा सके, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिताजी खाना खाकर बड़े मज़े के साथ सो गए थे। मेरे पास फिर से बहुत सारे सवाल थे जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे कि मेरे पिताजी तो कहीं से बीमार नहीं लगते, फिर वो उस क्लिनिक में क्या करने गए थे, और अगर उनको कोई बीमारी थी तो क्या उन्हें दवाई नहीं दी गई थी। मैं अब साफ साफ अपने पिताजी से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। इसलिए जब मैंने अपनी इस परेशानी के बारे में अपनी दोस्त से बात की तो उसने बड़े अजीब से एक्सप्रेशन बनाए और कहने लगी, मेरे भैया ने बताया कि वहाँ पर सिर्फ मर्दों का ही इलाज किया जाता है और इलाज अलग अलग तरीके से किया जाता है, दवाइयाँ भी नहीं दी जाती और ना ही इंजेक्शन लगाया जाता है। मैंने चौंकते हुए कहा, तो फिर इलाज कैसे होता है? पिंकी कहने लगी कि अब ये तो मुझे नहीं पता किस तरह से नीतू अपने पेशेंट का इलाज करती है। मैंने तो पिंकी से कहा कि तुम पेशेंट बनकर वहाँ चली जाना और पता करके आना, मगर उस क्लिनिक के अंदर जाना आसान बात नहीं थी। वहाँ पर 18 साल से कम उम्र के लड़के नहीं जा सकते थे और मेरा भाई तो अभी 14 साल का है। मुझे जो भी नई खबर मिलती थी उसके बारे में मुझे मेरी फ्रेंड ही बता दिया करती थी, वरना मेरा तो घर से बाहर निकलना ही मना था। मेरे पिताजी ने जब से उस क्लिनिक में जाना शुरू किया था और उनके बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस आने लगे थे।
अब पहले की तरह पिताजी गुस्सा भी नहीं करते थे, बल्कि काम पर से वापस आते ही अपने कमरे में जाकर लेट जाते थे और अब वो काम से भी लेट आने लगे थे। पिताजी का ध्यान जब घर से हटा तो मेरे भाइयों को भी अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने का मौका मिल गया था और वो भी घर पर देर से आने लगे थे। घर की तरफ अब किसी का भी ध्यान ही नहीं था। पिताजी तो अब जैसे किसी अलग ही दुनिया में रहने लगे थे। माँ हर बार पिताजी से पूछती रहती थी कि आपको क्या हो गया है और आप चुप चुप क्यों हो गए हो, आप काफी बदले बदले से लगने लगे हैं। माँ को तो शायद पता ही नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि पिताजी रोज उस क्लिनिक पर जाते हैं और इसीलिए उनके अंदर इस कदर बदलाव आ गया है कि उनको अपने आसपास होने वाले कामों के बारे में भी कुछ पता ही नहीं था। मैं बहुत हैरान होने लगी थी और ये जानना चाहती थी कि आखिर उस क्लिनिक में आदमियों के साथ ऐसा क्या किया जाता है कि उनकी फितरत ही बदल जाती है। एक दिन मैंने पिंकी से कहा कि चलो नीतू से मिलकर आते हैं, इसी बहाने उससे पूछ भी लेंगे कि वो ये सब कुछ क्या कर रही है। पिंकी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। फिर एक दिन मैं और पिंकी नीतू के क्लिनिक पहुंच गए थे। उसके बाद मैंने क्लिनिक का दरवाजा खटखटाया तो सामने ही नीतू की मम्मी खड़ी हुई थी। वो हमें देखकर कहने लगी, तुम लोग जरूर नीतू से मिलने के लिए आई होगी, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर पर गई हुई है, कुछ दिनों बाद ही घर वापस आएगी। मैंने तो आंटी की बात पर यकीन कर लिया था कि वो घर पर नहीं होगी, लेकिन पिंकी मुझसे कहने लगी, नीतू की मम्मी हमसे झूठ बोल रही है। अगर नीतू कहीं पर गई होती तो क्लिनिक बंद होता, क्योंकि मैंने सुना है कि वही सारे मरीजों का ट्रीटमेंट करती है। तो फिर ऐसे अपने पेशेंट को छोड़कर कुछ दिनों के लिए वो कैसे जा सकती है? और अगर क्लिनिक खुला हुआ है तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि नीतू अंदर बैठकर डॉक्टर बन के अपने खेल का मजा उठा सकती है। जैसे ही हमारी नज़र क्लिनिक के बोर्ड पर पड़ी तो ये देखकर तो हमारे होश उड़ गए थे कि उस पर लिखा हुआ था, हर बीमारी का इलाज ऑपरेशन से सक्सेसफुल है। मैंने पिंकी से कहा, पिंकी, यह हाई स्कूल पास लड़की ऑपरेशन कैसे कर सकती है? हमें इसके बारे में किसी को बताना होगा जो इस लड़की की पकड़ कर सके और इससे पूछ सके कि ये किस तरीके से ऑपरेशन करती है। और जब लोगों के सामने इसकी सच्चाई आ जाएगी तो इसकी हिम्मत नहीं होगी कि ये अपना इस तरह का धंधा यहाँ पर चला सके। हमने झारखंड के डीआईजी से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हम कामयाब नहीं रहे थे। जब इस टाइम डीआईजी की गाड़ी को क्लिनिक के आगे रुकते हुए देखा, वो खुद उतरकर क्लिनिक के अंदर चले गए थे। पिंकी हंसकर कहने लगी, देखो, जिससे हम शिकायत करने के बारे में सोच रहे थे वो भी यहीं के ही पेशेंट निकले। अब चुपचाप घर चलो, कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह दूसरी बार भी हम नीतू से बिना मिले ही घर वापस आ गए थे। मैं घर के अंदर आई तो सामने ही मेरे पिताजी बैठे हुए थे। 1 मिनट के लिए तो मैं डर गई थी कि कहीं अगर पिताजी ने मुझसे सवाल कर लिया कि तुम कहाँ गई थी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। लेकिन अच्छा हुआ था कि उन्होंने मुझे देखने के बाद भी मुझसे कुछ नहीं कहा था। उसके बाद मैं सीधा अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन क्लिनिक का राज अभी तक हमें पता नहीं चल सका था। मुझे लगता था कि हमें अब इस मैटर की जान छोड़ देनी चाहिए और इस बात को भूल जाना चाहिए, मगर मेरी फ्रेंड पिंकी इतनी आसानी से बैठ जाएगी, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। कुछ दिनों के बाद पिंकी हमारे घर आई तो मुझे बहुत परेशान नजर आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है पिंकी, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। अभी कुछ दिनों पहले ही तो तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है, तब तो तुम बहुत खुश नजर आ रही थी, तो फिर अब क्या हो गया है? इस तरह से तुमने अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? पिंकी की एंगेजमेंट उसके पड़ोस में रहने वाले लड़के से ही अभी पिछले हफ्ते ही हुई थी और वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी लव मैरिज हो रही थी। लेकिन अब उसको इतना परेशान देखकर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था और ना ही समझ आ रहा था कि वो इतनी परेशान क्यों है। तो मैंने उससे पूछ ही लिया तो वो बताने लगी कि मैंने सुना है मेरा होने वाला पति भी नीतू के क्लिनिक पर ही जाता है। मैंने पिंकी से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? पिंकी की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरा फियांसी नीतू के क्लिनिक पर ही जाता है और हर 15 दिन में जाता है। मगर जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों जाते हो, तो वो मुकर गया। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने पिंकी से कहा, मेरे पिताजी भी तो नीतू के क्लिनिक पर ही जाते हैं और इतने पैसे बर्बाद करके आते हैं। न जाने ये नीतू मर्दों के साथ क्या कर रही है, ऐसा क्या घोलकर उन्हें पिला देती है।
पिंकी मुझसे कहने लगी, अब तो इस सच्चाई का पता लगाने का टाइम आ गया है। अब हम ऐसे खामोश नहीं बैठ सकते। मेरे पास एक प्लान है। हमें इस प्लान पर फोकस करना होगा, क्योंकि इसके लिए हमें रात के 11 बजे घर से बाहर निकलना होगा। मैंने कहा, रात के 11 बजे तो घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ न कुछ करके घर से निकलकर आ जाऊंगी। रात के 10:30 बजे मैं माँ पिताजी के सामने अपने कमरे में आकर लेट गई थी और कुछ देर तक इस तरीके से एक्टिंग करने लगी कि मैं सो रही हूँ। उसके बाद जब 11:45 बजे तो मैं खिड़की से कूदकर पिंकी के घर चली गई थी। पिंकी ने मुझे एक बड़ी सी चादर ओढ़ने के लिए दी और कहने लगी, हम इसे ओढ़कर चलते हैं ताकि हमें कोई पहचान न ले। पिंकी के घर वाले भी सब सो रहे थे। गली में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। पिंकी और मैं जल्दी ही क्लिनिक वाले मोहल्ले में चले गए थे, लेकिन क्लिनिक के अंदर जाने के बजाय पिंकी ने मुझे वहीं बाहर छुपकर बैठने के लिए कहा। मुझे लगा कि शायद पिंकी अपने फियांसे को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है, मगर ये ख्याल गलत साबित हुआ था। हमें वहां छुपकर बैठे हुए 10 मिनट ही हुए थे जब हमने क्लिनिक की रिसेप्शन वाली औरत को गली में आते हुए देखा। पिंकी मुझसे कहने लगी, चलो हमें इस औरत को गली के अंदर आते ही पकड़ लेना है। हम बहुत सावधान होकर उस औरत का पीछा करने लगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पिंकी के दिमाग में क्या चल रहा है। आखिर उस औरत का पीछा करने से हमें सारे रास्ते का पता कैसे चल सकता था। गली के मोड़ पर मुड़ते ही अचानक ही पिंकी ने उस औरत को आवाज दी तो वो रुक गई और वो लड़की हम दोनों को देखकर पहचान गई थी। कहने लगी, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ इस वक्त, सब ठीक तो है ना? जवाब देने से पहले ही पिंकी ने उसके हाथ में कुछ पैसे रख दिए और कहने लगी, जो मैं तुमसे पूछूं उसके बारे में मुझे सच सच बता देना। वो औरत पैसे देखकर खुश हो गई और कहने लगी, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मेरी फ्रेंड पिंकी कहने लगी कि हमें इस क्लिनिक के बारे में सारी डिटेल चाहिए और उसके बारे में हमें तुम ही बता सकती हो। तो बताओ, क्या होता है इस क्लिनिक के अंदर और कौन कौन आता है इस क्लिनिक में? वो औरत डिटेल के साथ बताने के लिए तैयार हो गई थी। कहने लगी, वैसे तो मुझे सख्ती से मना किया गया है कि मुझे किसी को भी क्लिनिक के बारे में कुछ नहीं बताना, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को बता देती हूँ जितना मुझे पता है। ये तो तुम लोगों को भी पता है कि इस क्लिनिक के अंदर सिर्फ आदमियों का ही इलाज किया जाता है। तो ये जान लो कि इस मोहल्ले के सारे आदमी, बल्कि इस पूरे इलाके के सारे आदमी अपॉइंटमेंट करवाने के लिए ही बेताबी से तैयार रहते हैं। जो ज्यादा पैसे देता है मैं उसका नंबर पहले लगवा देती हूँ और बाकी के लोग अपना नंबर आने का इंतजार करते हैं कि कब उनका नंबर आए और वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। एक बात तो मुझे भी बड़ा हैरान करती है, वो ये है कि ये 15 साल की नीतू इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी आदमियों का ट्रीटमेंट किस तरह से करती है। मैंने बड़ी बेचैनी से उस औरत से सवाल किया, अच्छा तो आप अंदर जाकर नहीं देखती कि वो कैसे इलाज करती है? वो कहने लगी कि मुझे अंदर जाने की परमिशन ही नहीं। मेरा काम बस इतना है कि मुझे रिसेप्शन पर बैठकर पेशेंट का नंबर लगाना होता है कि किसका नंबर कब आने वाला है। जिस आदमी का नंबर आने वाला होता है वो दरवाजे की दूसरी साइड से घर के अंदर चला जाता है और वो दरवाजा नीतू की माँ अंदर से बंद कर लेती है ताकि मैं घर के अंदर न झांक सकूं। पिंकी ने मायूस होकर पूछा, इसका मतलब तुम इसके अलावा और कुछ नहीं जानती? तो वो कहने लगी, नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जो भी आदमी इलाज करवाने के लिए अधिकतम आते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होती, वो बिल्कुल ठीक होते हैं। यहाँ तक कि उनको तो हल्का सा बुखार भी नहीं होता। मुझे तो शक है कि इलाज के बहाने अंदर कुछ और हो रहा है। 1-2 बार मैंने पता करने की भी कोशिश की थी तो उन माँ बेटी ने मुझे डांट दिया और कहने लगी कि अगर आगे से तुमने जासूसी करने की कोशिश की तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। इस नौकरी से मेरा घर चलता है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बस उन्हीं की खातिर मैं खामोश रही। अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे क्योंकि मेरा पति भी नहीं है। उस औरत से हमें सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिल पाई थी। मैं और पिंकी वापस आ गए थे। पिंकी बेचारी अपने फियांसे को लेकर बहुत परेशान हो रही थी कि उसके फियांसे को तो कोई बीमारी ही नहीं, तो फिर वो क्लिनिक पर क्यों जाता है। मैंने उसे तसल्ली दी कि सच छुपा नहीं रह जाता, एक न एक दिन सामने जरूर आ जाएगा। मैं अपने घर वापस आ गई थी। पिंकी की परेशानी देखकर मुझे भी अपने पिताजी के लिए परेशानी होने लगी थी क्योंकि मेरे पिताजी भी तो वहाँ जाते थे।
वैसे मेरे पिताजी लड़कियों और औरतों के मामले में बड़े सख्त और कड़क थे। वो अपने घर की औरतों को घर से बाहर तक नहीं निकलने देना चाहते थे, लेकिन खुद अपनी बेटी की उम्र की लड़की के क्लिनिक पर न जाने क्यों भाग भाग कर जाते थे। पिताजी का चेहरा तो पहले से ज्यादा पीला पीला सा लगने लगा था। उनके कपड़े पहनने के स्टाइल में भी काफी बदलाव आ गया था। मैंने सोचा कि इस बारे में माँ को बता दूं, लेकिन ये जानकर मुझे बड़ा धक्का लगा था कि मेरी माँ तो इस बारे में पहले से ही जानती थी। वो एक दिन पिताजी से बातें कर रही थी जो मैंने सुन ली थी। माँ रोते हुए कह रही थी कि आखिर आप मुझे सच क्यों नहीं बता देते, आप उस क्लिनिक में भाग भाग कर क्यों जाते हो। पिताजी गुस्से में आकर कहने लगे, बीमार हूँ इसलिए वहाँ पर जाता हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है वहाँ पर जाने का। माँ कहने लगी, मुझे सब पता है कि आप कितने बीमार हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ। ये सब आपके वहाँ पर जाने के बहाने हैं ना। जाने क्या हो रहा है वहाँ पर जो आप वहाँ पर जाने के लिए बेताब रहते हो। उस टाइम माँ पर मुझे बहुत तरस आया था। बेचारी माँ को न जाने क्यों सारी जिंदगी सुकून नसीब नहीं हुआ था। अगले दिन मुझे पिंकी मिली तो बड़े गुस्से में लग रही थी और वो मुझसे कहने लगी कि कुछ भी हो जाए, आज मैं इस नीतू से मिलकर ही रहूंगी और उससे पूछूंगी कि क्यों उसने सारे मोहल्ले के मर्दों को अपने पीछे लगा रखा है। वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए मेरे मना करने के बावजूद भी वो नहीं रुकी और क्लिनिक की तरफ चली गई थी। मजबूरन मुझे भी भागकर पिंकी के पीछे जाना पड़ा था। पिताजी तो घर की तरफ से लापरवाह हो गए थे, वरना अगर मुझे इस तरह से घर से बाहर निकलते हुए देखते तो मेरी शामत आ जाती। पिंकी ने जाकर नीतू के क्लिनिक के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी तो नीतू की माँ ने दरवाजा खोला। वो हमें देखकर घूरते हुए कहने लगी, तुम लोग फिर से आ गई हो, तुमसे कहा था ना कि नीतू अपनी नानी के घर पर गई है, जाओ यहाँ से, चली जाओ, वो घर पर नहीं है। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद मैं तो चुपचाप वापस आ रही थी, लेकिन पिंकी गुस्से से बेकाबू हो गई और नीतू की माँ से कहने लगी, आंटी, अगर आपने हमें नीतू से मिलने नहीं दिया तो मैं आपसे कह रही हूँ कि शोर मचाकर मैं सारे मोहल्ले को बता दूंगी कि आप लोग फ्रॉड लोग हो। पिंकी की धमकी काम कर गई थी तो नीतू की माँ डर गई और बात पलटते हुए कहने लगी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम लोग अंदर आ जाओ, नीतू अपने कमरे में ही है। हम लोग अंदर गए तो नीतू अपने कमरे से निकलती हुई दिखाई दी। उसने सफेद कोट पहना हुआ था और चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ था। देखने में वो बिल्कुल एक डॉक्टर ही लग रही थी और यही तो हम जानने के लिए आए थे कि सिर्फ हाई स्कूल पास करने के बाद ही वो किस तरह से डॉक्टर बन सकती है। वो कहने लगी, तुम लोगों को यही शक है ना कि यहाँ पर इलाज के बहाने कोई और काम चल रहा है। पिंकी उसे घूरते हुए कहने लगी, हमें शक नहीं बल्कि पूरा पक्का यकीन है कि तुम कोई इलाज विलाज नहीं कर रही हो, बस आदमियों को लूटने के लिए अपने क्लिनिक की आड़ ले रही हो। ऐसे कैसे भला एक 15 साल की लड़की ऑपरेशन कर सकती है। मुझे तो पिंकी का गुस्सा देखकर डर लगने लगा था कि कहीं यहाँ पर लड़ाई झगड़ा न हो जाए। अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो हम लोग फंस सकते हैं। नीतू कहने लगी, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही बल्कि लोगों की मदद करती हूँ, उनका इलाज करती हूँ और पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं होती तो ज़रूरत पड़ने पर उसका ऑपरेशन भी कर देती हूँ। मैंने नीतू से कहा कि मेरे पिताजी भी तो यहाँ पर आते हैं, क्या वो भी सचमुच के बीमार हैं? तो नीतू कहने लगी कि तुम्हारे पिताजी हार्ट पेशेंट हैं और उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। उनकी ज़िंदगी का थोड़ा ही टाइम बाकी रह गया है क्योंकि उनका दिल काफ़ी हद तक फैल गया है और ऑपरेशन करना बहुत रिस्की है। फ़िलहाल अभी तो उनका चेकअप चल रहा है, हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाए। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बड़ी गौर से नीतू की तरफ देखा और हैरानी से उससे पूछा, क्या सच में मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट हैं और उनके पास टाइम भी कम है? बीच में ही पिंकी मुझे टोकते हुए कहने लगी, पागल लड़की, तुम भी किसकी बातों में आ रही हो? ये झूठ बोल रही है। ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर चाहिए होता है। ये सुनकर नीतू को भी गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? तुम्हें ऑपरेशन थिएटर देखना है तो चलो मेरे साथ। नीतू ने जोर से पिंकी का हाथ पकड़ा और झटके से उसे आगे लेकर बढ़ गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई थी। हम एक पर्दा हटाकर अंदर की तरफ आ गए। अंदर देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी छोटे से अस्पताल में आ गए हैं। वहाँ पर बहुत सारी मशीन्स और औजार रखे हुए थे। अंदर एक कमरे को ऑपरेशन थिएटर की तरह बनाया गया था।
मैंने कहा, पिंकी ये तो सच है, सच में ही जैसा नीतू ने कहा था वैसा ही है। पिंकी को भी अब थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगा था। उसने नीतू से पूछा, मेरा होने वाला पति भी यहाँ पर आता है, उसका नाम राजू है, उसे क्या परेशानी है? नीतू सोचते हुए कहने लगी, राजू, हाँ उसके लीवर पर सूजन है, दवाई खाएगा तो ठीक हो जाएगा। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा, ये सब तो ठीक है, हमें भी यकीन आ गया है कि तुम सच कह रही हो, लेकिन ये तो बताओ कि तुम ये सब कैसे कर रही हो, जबकि तुमने हाई स्कूल किया है। हाई स्कूल तो हम लोग भी किए हुए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम इतनी आसानी से तुम्हारी तरह कहीं पर क्लिनिक खोल सकते हैं। तो नीतू ने बताना शुरू किया। वो कहने लगी, मैं एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स की नौकरी पर लग गई थी। मैं स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी माँ के साथ सारा दिन अस्पताल में नर्स का काम सीखती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली गई, मुझे भी इस काम में इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि मेरी माँ पहले से ही अस्पताल की नर्स थी और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे भी यही काम करना है। मैंने डॉक्टर और पेशेंट की बातों से सीखना शुरू कर दिया था कि किसको क्या परेशानी है तो उसे क्या दवाई दी जानी है। हाई स्कूल करने तक मैं बहुत कुछ सीख चुकी थी। कभी कभी जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं होते थे तो मैं उनकी जगह दवाइयाँ लिख देती थी। मेरी इस मेहनत और लगन से अस्पताल के बड़े डॉक्टर बहुत इम्प्रेस हुए थे और कहने लगे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 8-10 महीने में वो सब कुछ सिखा सकता हूँ जो बाकी स्टूडेंट MBBS करके 5 सालों तक भी नहीं सीख पाते। मुझे और क्या चाहिए था? मैं तो डॉक्टर साहब की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं जल्दी से डॉक्टर की बात मान गई थी और हाई स्कूल के एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर चली गई थी और इन 10 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्लिनिक खोल लिया ताकि मैं अपने इलाके के लोगों का इलाज कर सकूं। तुम लोगों को बड़ी हैरानी होती होगी कि यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ क्यों लगी रहती है, तो उसका जवाब ये है कि इन दिनों मैं फीस नहीं ले रही हूँ। जो पेशेंट की दवाइयों का खर्चा आता है सिर्फ उनको वही देना होता है। अपने एक्सपेरिमेंट की खातिर मैंने फैसला किया कि मैं अभी लगभग 5 महीनों तक फीस नहीं लूँगी और इसीलिए लोग दूर दूर से भागे भागे फ्री इलाज करवाने के लिए मेरे पास आते हैं। जिनको दवाई देनी होती है मैं उनको दवाई दे देती हूँ और जिनका ऑपरेशन करना होता है वो भी कर देती हूँ। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा, लेकिन नीतू, तुम मेल पेशेंट का ट्रीटमेंट ही क्यों करती हो, फीमेल पेशेंट का क्यों नहीं करती? तुम्हारे क्लिनिक में सिर्फ आदमियों को आने की ही परमिशन है, औरतों को नहीं है, क्यों? इसकी वजह क्या है? तो वो कहने लगी, इसमें कोई खास बात नहीं, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि शुरू के 5 महीनों तक मैं सिर्फ आदमियों का ही इलाज कर लेती हूँ, उसके बाद औरतों का भी शुरू कर दूंगी। उससे सारे सवाल जवाब करने के बाद तो मुझे काफ़ी सारी तसल्ली हो गई थी, मगर पिंकी के चेहरे को देखकर न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अभी तक कुछ अनकंफर्टेबल सी है। मैंने जब वापस आकर पिंकी से पूछा तो वो कहने लगी, मैंने उसकी सारी बातें सुनी हैं और अपनी आंखों से उसका क्लिनिक भी देख लिया, मगर ना जाने क्यों फिर भी ऐसा लग रहा था कि नीतू ने हमसे बहुत कुछ छुपा रखा है। कुछ तो ऐसा है जो हमें नजर नहीं आ रहा और मुझे शक में डाल रहा है। मुझे बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है। मैंने नीतू से कहा, तुम पागल हो गई हो, अब दिल से ये सारा ख्याल निकाल दो, अब तो तुम्हारा फियोंसे वाला मैटर भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हमें याद आया कि इसी मोहल्ले में हमारी एक पुरानी फ्रेंड भी रहती है। हम दोनों घर जाने के बजाय अपनी पुरानी फ्रेंड के घर चले गए थे, जो कि नीतू के क्लिनिक के आगे वाली गली में था। लगभग आधा घंटा हम अपनी फ्रेंड के घर बैठ गए थे। उसके बाद हम घर वापस आने के लिए निकल गए थे। अभी हम उस मोहल्ले से निकलने ही वाले थे तो देखा कि एक पुलिस की गाड़ी सामने से चली आ रही है और हमारे आगे आकर रुक गई। उसमें 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे। एक हवलदार ने पूछा कि क्या यहाँ पर कोई नया क्लिनिक खुला है, कहाँ है वो? मैंने इशारे से बताया कि उस तरफ है। पुलिस वाले नीतू के घर की तरफ चले गए थे। मुझे लगा कि वो लोग भी अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आए होंगे, लेकिन पिंकी चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे ये पुलिस तो छापा मारने के लिए आई है। मैंने ध्यान से देखा तो वो पुलिस वाले अपनी गन को संभालते हुए नीतू के घर और क्लिनिक के अंदर चले गए थे। कुछ ही देर में सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था और क्लिनिक के बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। हम दोनों भी मुंह छुपाकर आगे बढ़े कि देखे तो सही आखिर माजरा क्या है। पुलिस ने नीतू और उसकी मम्मी को अरेस्ट कर लिया था। ये देखकर तो मैं हैरान रह गई थी।
मोहल्ले वाले पुलिस को बहुत बुरा भला कह रहे थे कि उन माँ बेटी को क्यों अरेस्ट किया गया है, ये लोग तो इलाज करती हैं। वो पुलिस वाला ऊंची आवाज में कहने लगा, पिछले काफी दिनों से हमारे पास शिकायत आ रही है कि इस मोहल्ले में कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है। हमें बताया गया था कि ये एक हाई स्कूल पास 15 साल की लड़की लोगों का ट्रीटमेंट और उनका ऑपरेशन करती है। इसीलिए हमने अपने एक साथी को इसकी जासूसी करने के लिए यहाँ पर भेज दिया। ये जो औरत क्लिनिक के रिसेप्शन पर बैठी है, ये कोई और नहीं बल्कि ये हमारी भेजी हुई इंस्पेक्टर विनीता है। इन्होंने ही 1 महीने लगातार यहाँ पर दिन रात ड्यूटी करके यहाँ के सारे राज पता किए, जिसे सुनकर हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। पहला जुर्म तो यह है कि ये एक हाई स्कूल पास और नाबालिग लड़की यहाँ पर डॉक्टर बनी बैठी है, इस पर फ्रॉड का केस बनेगा। और दूसरा जुर्म यह है कि इसका कांटेक्ट कुछ ऐसे लोगों से है जो बोन मैरो को खरीदना और बेचना गैर कानूनी तौर पर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, इसकी सजा बहुत होती है। ये लड़की अपने पास आए हुए ज्यादातर पेशेंट्स को कमर के ऑपरेशन की राय देती है और ऑपरेशन करते हुए कमर से हड्डियों का बोन मैरो निकालकर एक्सपेरिमेंट के लिए आगे बेच देती है, जिससे करोड़ों रुपए ये माँ बेटी के अकाउंट में चले जाते हैं। आप लोगों को खुद सोचना चाहिए था कि एक हाई स्कूल पास लड़की कैसे डॉक्टर बन सकती है। ये ना सही यही सोच लेते कि सिर्फ ये आदमियों का ही इलाज क्यों करती है, औरतों का क्यों नहीं। ये लड़की आप मासूम और भोले भाले लोगों का फायदा उठा रही थी, मगर आप लोग तो फ्री के चक्कर में बेवकूफ बन जाते हैं और उसके बाद अपने नुकसान पर सारी जिंदगी पछताते रहते हैं। पुलिस वालों की बातें सुनने के बाद वहां खड़े हुए सारे मोहल्ले के लोगों की नजरें झुक गई थी। वो ठीक ही तो कह रहे थे, लोगों के अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन यहाँ किसी ने सही और गलत समझने के बारे में कभी सोचा ही नहीं और फ्री में इलाज करवा रहे थे। इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। आदमी भी फ्री के इलाज के चक्कर में और ज्यादातर उस लड़की को देखने के बहाने एक एक करके जाते रहे, तो ये होना ही था। पुलिस उन माँ बेटी को अरेस्ट करके अपने साथ ले गई थी। बाद में पता चला कि पुलिस से शिकायत करने वाला कोई और नहीं था बल्कि पिंकी का फियांसे ही था। वो पढ़ा लिखा इंसान था, इसलिए अपना शक पुलिस को बता दिया और पुलिस ने अपनी लेडी इंस्पेक्टर को जासूसी करने के लिए जासूस बनाकर क्लिनिक पर भेज दिया था। इसी तरह लोगों के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ गई थी। फिलहाल ये केस पुलिस के छापा मारने पर खत्म हो गया था। मैं और पिंकी खुश हो गए थे, लेकिन मुझे नीतू के लिए बहुत अफसोस हो रहा था। उसने अपने टैलेंट को गलत टाइम पर और गलत जगह इस्तेमाल किया था। मेरे पिताजी कुछ दिन बाद से ही बड़े खामोश से रहने लगे थे। नीतू ने वैसे ठीक बताया था कि मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं। हमने फौरन ही अपने पिताजी को अस्पताल में एडमिट करवाया और उनका इलाज शुरू करवा दिया। मेरे पिताजी अब बिल्कुल ठीक हो गए। मेरे पिताजी ने मुझे और मेरी बहनों को आगे पढ़ने की परमिशन भी दे दी, क्योंकि वो जान गए थे कि बेटियों के लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि हमारे घर में अब हम तीनों बहनों को इज्जत दी जाती है। हमारे साथ किसी बात पर रोक टोक नहीं की जाती। हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है और हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।